गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट ऑफ मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। माय नेम इज गौर सिंह जाला, फैकल्टी सोशल साइंस। और आज हमारे क्रैश कोर्स की सीरीज में हम लेने जा रहे हैं चैप्टर मनी एंड क्रेडिट ऑफ क्लास 10th इकोनॉमिक्स। तो मनी एंड क्रेडिट, जैसा कि नाम से ही पता है, मनी एंड क्रेडिट, और जब भी ऐसा चैप्टर आता है जिसके नाम में ही मनी हो तो इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो मनी एंड क्रेडिट चैप्टर जो है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों शुरू हुआ, मनी से पहले जो ट्रांजेक्शन्स होते थे ट्रेड में, व्यापार में, वो किस तरीके से होते थे, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का क्या रोल है, या मनी के साथ क्रेडिट कैसे जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम जो चीज डिस्कस करेंगे उन चीजों को एक छोटे सम अप डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जो हम बात कर रहे हैं वो है मनी। मनी के पहले जो सिस्टम चलता था उसे हम कहते थे बार्टर सिस्टम। अब ये बार्टर सिस्टम क्या होता है, या बार्टर सिस्टम के अंदर क्या एक ऐसी नीड है जिसकी वजह से ही बार्टर सिस्टम चल पाता था, अदरवाइज बार्टर सिस्टम एक सक्सेसफुल एंटिटी नहीं बन पाता है। दूसरा, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बहुत आम सी बात है, जब भी हम मार्केट में जाते हैं, देखते हैं, घूमते हैं, तो हम देखते हैं कि हर चीज, एक पेन, एक पेंसिल, एक सब्जी, या एक बहुत बड़े सोप आप खरीद रहे हो, या डिओड्रेंट आप खरीद रहे हो, या एक बहुत बड़े आप फ्लोर के आप आटे कट्टे खरीद रहे हो, आप गेहूं खरीद रहे हो, एक से एक छोटी से छोटी चीज आप पैसे में खरीदो। 1 रुपए की टॉफी से लेके फ्रॉम दी लाख रुपीज ऑफ कार, हर एक चीज मनी के रूप में एक्सचेंज की जा रही है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी कार के शोरूम पे गए हो और आपने कहा हो कि मेरी बाइक जो है 50,000 रुपए की है, आप इस बाइक की जगह मुझे 50,000 की वैल्यू की कोई पुरानी कार दे दो? क्या ये पॉसिबल है? यस और नो? जाहिर सी बात है नो। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आप किसी शॉप पे गए हो, आपने उसको बोला कि मेरे पास 10 kg व्हीट फ्लोर है और आप इसकी वजह मुझे 10 kg जो है वो आप मुझे बादाम दे दो? क्या उस शॉप वाले ने ऐसा ट्रांजैक्शन आपसे किया है? नहीं। लेकिन फिर एक चीज होती है कि जब हम किसी टैक्सी स्टैंड, साइकिल स्टैंड पे जाते हैं और हम उसको 10 का नोट देते हैं, वो रिवर्स में हमको 5 टॉफी दे देता है और हम लेके भी आ जाते हैं। क्या करेंसी के बदले गुड्स का एक्सचेंज हो सकता है? आपको 5 रुपए का सिक्का मिलना चाहिए था या 5 रुपए का नोट मिलना चाहिए था। अगर 10 रुपए का पार्किंग, 5 रुपए का पार्किंग टिकट है तो उसने एक्सचेंज में आपको 5 टॉफी दिया और आप लेके आ गए। क्या ये सिस्टम हम हर जगह करा सकते हैं कि मैं 10 रुपए की टॉफी लेके जाऊं और मैं जाके बोलूं कि मुझे 10 रुपए का जो वैल्यू का बिस्किट का पैकेट है वो दे दो? क्या ये ट्रांजेक्शन हो सकते हैं? नहीं। लेकिन जो आज से हजारों साल पहले ट्रांजेक्शन होते थे उसी को हम बार्टर सिस्टम कहते थे। इन दैट मीन्स चीज के बदले चीज, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करना। उसके बारे में देखेंगे। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों डेवलप हुआ, इसे हम पढ़ेंगे वाई के क्वेश्चन आर्क में। वाई। देन मनी जो हम आज देखते हैं करेंसी के फॉर्म में, पेपर करेंसी, कॉइन करेंसी, डिजिटल ट्रांजैक्शंस, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, वो सब आज के फॉर्म ऑफ का डेवलपमेंट मनी कैसे हुआ, या इंटरमीडिएटरी फॉर्म ऑफ मनी एज अ डेवलपमेंट गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स कैसे बने, और अब क्यों नहीं गोल्ड या सिल्वर कॉइन के रूप में हम उसे करेंसी के फॉर्म में यूज करते हैं। देन हम आज के सेक्शन में देखेंगे लास्ट डिपॉजिट्स ऑफ बैंक। बैंक के अंदर डिपॉजिट एक्टिविटीज क्या होती हैं, बैंक्स में हम पैसा क्यों जमा करते हैं, बैंक से अगर हमें मनी निकालना हो, विड्रॉ करना हो या ट्रांजैक्शंस करना हो तो किस फॉर्म में करेंगे। देन मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, आज का जो बैंकिंग सिस्टम आप देखते हो, बैंक्स, लोन फैसिलिटीज, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये जो डिपॉजिशन एक्टिविटीज हैं, ये डिपॉजिशन एक्टिविटीज क्यों की जाती हैं, या क्या पर्पस है इन डिपॉजिशन एक्टिविटीज का। या ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम बैंक में जा रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं और बैंक उस पर हमें इंटरेस्ट दे रहा है। या बैंकिंग फैसिलिटीज क्यों डेवलप हुई, why there is a reason that banks have allowed you to deposit a amount in their bank and they are giving you certain amount of interest जो आपकी इनकम बन रहा है। तो अगर बैंक आपको इनकम दे रहा है तो बैंक खुद कहां से इनकम जनरेट कर रहा होगा, या बैंक की इटसेल्फ इनकम क्या होगी। क्लियर? तो ये तो बात हुई हमारे फर्स्ट सेक्शन में। देन लोन एक्टिविटीज, क्रेडिट एंड डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। क्रेडिट, उधार या लोन क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट किन कंडीशंस में ली जाती है, किस सेगमेंट ऑफ पीपल को क्रेडिट फैसिलिटीज देखने को मिलती है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दूसरा जो सेक्शन होगा टर्म्स ऑफ क्रेडिट या टर्म्स ऑफ सर्विस। इंटरेस्ट रेट क्रेडिट के केस में क्या होती है, या कोलैटरल क्या होता है, दोनों इंपॉर्टेंट होता है जो हम इस चैप्टर में देखेंगे। जब आप कोई चीज लेने जाते हो, लोन अगर आप ले रहे हो बैंक से, तो आपको बैंक लोन किस बेसिस पे देगा। डू यू हैव एन गुड अर्निंग अमाउंट ऑफ सैलरी, और वुड यू हैव अ गुड बिजनेस अप्रोप्रिएटली डेवलप, आप बहुत पैसा कमा रहे हो, या आपके पास एसेट्स हैं, आपके पास बहुत सारी जमीन है, लैंड है,
जिसके बेसिस पे आपको मिल सके, दैट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। देन लोन एक्टिविटीज क्या होती हैं, मनी लेंडर, ट्रेडर्स, जो हम लोन लेते हैं वो किन सोर्सेज ऑफ सेक्टर से आता है, यही हम इस डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सबसे पहले जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है मनी एज अ फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन। जब तक सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था सिविलाइजेशंस के समय तक, आज जो आप पेपर करेंसी देख रहे हो, अगर इस पेपर के ऊपर ये वैल्यू लिखी हुई है 200 रुपीज, दैट मीन्स इस पेपर करेंसी की वैल्यू है 200 रुपीज, क्लियर। लेकिन अगर ये वैल्यू मान लो खत्म कर दी जाए, अगर सरकार, क्योंकि आज जो हम करेंसी देख रहे हैं इट इज रेगुलेट एंड मॉनिटर्ड बाय गवर्नमेंट, तो रेगुलेट, सर्कुलेट और मॉनिटर गवर्नमेंट करती है। अगर कल कभी ऐसा डिसीजन हो जाए कि ये करेंसी वैलिड नहीं है, तो क्या इस कागज के ऊपर लिखा 200 रुपए कोई वैल्यू रखता है? इसी का एक एग्जांपल आप देखोगे, 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था। डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या था कि जो एक्चुअल करेंसी उस समय थी 1000 एंड 500 रुपीज का जो एक नोट, 500 एंड 1000 रुपीज का जो एक नोट है वो बंद कर दिया था। न्यू करेंसी जो है वो आने वाली थी, तो जो वो करेंसी का जो एक फॉर्मेट था वो जब बंद हो गया तो बहुत सारे लोगों ने नई करेंसी आने के बाद, जिनके पास गलती से बच गए थे वो पैसे, बैंक में उन्होंने डिपॉजिट नहीं कराए और न्यू करेंसी के नोट्स नहीं लिए, वो करेंसी सिर्फ एक कागज बन के रह गई थी, ठीक है। तो आज से हजारों साल पहले सिविलाइजेशन के समय में बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ था जिसमें लोग गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे। लेकिन जो ये बार्टर सिस्टम था ये कब तक चल सकता था? बेसिकली बार्टर सिस्टम वर्क करता है द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस, यानी कि अब इस वर्ड का क्या मतलब है, द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस। बहुत सिंपल सी बात समझो, इफ देयर इज अ पर्सन ए, एक पर्सन ए है, इस पर्सन ए को चाहिए ऑरेंजेस, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ऑरेंजेस। ये पर्सन बी के पास गया और इसने पर्सन बी जो कि कल्टीवेशन करता है या उगाता है एप्पल, ठीक है, यहां पर्सन ए को एप्पल चाहिए और पर्सन बी को ऑरेंजेस चाहिए, तो दोनों की नीड सेम है, दैट मीन द नीड ऑफ बोथ पर्सन ए एंड बी इज कोइंसिडेंटली मैच्ड। तो वो दोनों क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे अपनी अपनी कमोडिटीज को, तो बार्टर सिस्टम चल गया, चीज के बदले चीज चल गई। फॉर एग्जाम्पल, अब केस मानो कि जो पर्सन ए है, पर्सन ए को तो चाहिए एप्पल्स लेकिन पर्सन बी को ऑरेंजेस नहीं चाहिए, पर्सन बी को चाहिए वीट, यानी उसकी रिक्वायरमेंट है गेहूं। तो अब क्योंकि नीड पर्सन ए की है तो पर्सन ए को ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसकी रिक्वायरमेंट वीट हो, जिसको एक्सचेंज में एप्पल चाहिए हो और वीट वो एक्सचेंज में मांग रहा हो, ठीक है, यानी पर्सन बी उसको एप्पल देगा और वीट लेगा और फिर ए पर्सन अपना वीट जो है उस व्यक्ति से एक्सचेंज करेगा। दैट मीन्स इन बार्टर सिस्टम इन द नीड्स ऑफ डबल कोइंसिडेंस वो तभी चलेगा जब तक दोनों की जो डिजायर्स हैं वो कॉमन हो। अब क्योंकि पहले पॉपुलेशन बहुत कम थी, आज से 2000 साल 3000 साल पहले पॉपुलेशन बहुत कम थी, ट्रेड्स या व्यापार जो होता था वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन होता था, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई सोने का काम कर रहा है, कोई मेटल का वर्क कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, तो पीपल एक्सचेंज देयर गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, ओके। तो यहां पर हम यही देख रहे हैं। लेकिन आज जो हम मनी देख रहे हैं या आज जो हम करेंसी देख रहे हैं या करेंसी का फॉर्मेट देख रहे हैं कि हाँ, करेंसी एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें हम कोई भी चीज, मनी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी चीज एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है, पैसा देके। तो मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बेसिकली मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है किसी भी कमोडिटी के लिए, बार्टर सिस्टम के बाद जो इवैल्यूएट हुआ है, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम में मैंने बता ही दिया, इन बार्टर सिस्टम पीपल यूज टू लुक फॉर द पर्सन हु हैज द गुड दैट दे वांट विद इन whom they want to exchange, यानी जो मुझे चाहिए वो सामने वाले के पास होना चाहिए और जो सामने वाला उगा रहा है उसी की रिक्वायरमेंट मुझे होनी चाहिए। तो बार्टर सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली हम इसी लेवल पे क्लियर कर देंगे कि जो बार्टर सिस्टम है वो नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस से चलता है, ठीक है। अगर यहां से इस चीज को समझें तो पर्सन ए है, ठीक है, इसने एप्पल्स एक्सचेंज कर लिए, पर्सन बी जो है उसने वीट एक्सचेंज कर लिया, तो नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस यहां पर वैलिड होता है। तो नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंट बार्टर सिस्टम का मेन लॉजिक है। और अगर ए पर्सन को जो चीज चाहिए बी से वो बी के पास है बट बी डजंट रिक्वायर कि जो उसके पास है वो उसे लेना है, तो थर्ड पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसकी नीड बी से मैच करती है और फिर ए थर्ड पर्सन से अपनी कमोडिटी एक्सचेंज करेगा। तो इसीलिए बार्टर सिस्टम क्यों ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सका इन फ्यूचर, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोइंग हुई, जैसे जैसे अदर सोर्स ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस एक्सपैंड होते गए, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिंगल एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, किसी भी चीज के बदले में कोई भी चीज खरीदी जा सके, ऐसी चीज का इवैल्यूएशन जरूरत महसूस होने लगी। और फिर
जो है करेंसी या कॉइन्स, पहले कॉइन्स चला करते थे, ठीक है, नोट पेपर करेंसी तो आप आज देखते हो। कॉइन्स का प्रचलन या कॉइन्स का इवैल्यूएशन 1000 साल पुराना नहीं, 2000 साल पुराना है। आप सिविलाइजेशंस के समय में जाएं तो भी आपको देखेंगे कि जो एक्सकवेशंस हुआ है उसमें कॉइन्स मिले हैं ब्रोंज के या कॉपर के, क्योंकि कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल विच इज आइडेंटिफाई, कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल विच इज आइडेंटिफाई, और कॉपर के ही कॉइन्स या वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ वेट तब करेंसी लोगों ने शुरू की, यानी कॉपर के 2 कॉइन दो और आप उनसे एक्सचेंज कर लो व्हीट। तो कॉपर एज मीडियम ऑफ करेंसी इवैल्यूएट इसीलिए हुआ क्योंकि मेटल के फॉर्म में पहले आइडेंटिफाई हुआ। तो करेंसी का हमेशा ये यूज होता है कि करेंसी इज यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड इट एस्टिमेट्स द वैल्यू ऑफ गुड्स। अब बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी? सबसे पहली प्रॉब्लम तो बार्टर सिस्टम में थी, नंबर 1, द वैल्यू ऑफ गुड्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वैल्यू ऑफ गुड्स, ये बहुत आसान सी बात है। वैल्यू ऑफ गुड्स यानी आप 10 किलो व्हीट के साथ आप 3 एप्पल एक्सचेंज कर रहे हो, दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है, एक्सचेंज कर लिया, लेकिन ये कैसे एस्टिमेट होगा कि जो वैल्यू है वो एप्पल की ज्यादा है या व्हीट की ज्यादा है? कौन सी कमोडिटी महंगी है, किस कमोडिटी की वैल्यू ज्यादा है? तो वैल्यू ऑफ द गुड्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बार्टर सिस्टम में आता है, क्वांटिटी कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। क्वांटिटी यानी कितनी एक्सचेंज करनी है, क्वांटिटी भी एस्टिमेट नहीं कर सकते। यानी 10 केजी के साथ 3 एप्पल देने, 5 देने, 6 देने, कुछ नहीं पता। वहां सिर्फ रिक्वायरमेंट थी कि रिक्वायरमेंट के बेसिस पे चेंज कर लिया, बट क्वांटिटी जो है वो भी एस्टिमेट नहीं की जा सकती। आज हम क्या करते हैं, हम 100 रुपए लेके जाते हैं, 100 रुपए में 2 किलो प्याज लेते हैं, ठीक है। हम 100 रुपए लेके जाते हैं, 100 रुपए के अंदर हम 1 लीटर पेट्रोल लेते हैं। हम 100 रुपए लेके जाते हैं, उसमें हम 2 चॉकलेट्स खरीदते हैं। तो यहाँ जो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज है वो है 100 रुपीज की वैल्यू के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन पहले वो चीज नहीं होती थी। तो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम अगर आपको कभी पूछ ली जाए कि व्हाई बार्टर सिस्टम कैन नॉट बी प्रोसेस इन 21st सेंचुरी, आज के समय नहीं कर सकते, तो उसका रीजन क्या है? द वैल्यू ऑफ द कमोडिटीज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वैल्यू कितनी है, कौन सी चीज महंगी है वो नहीं पता लगा सकते। दूसरा, क्वांटिटी भी एस्टिमेट नहीं की जा सकती, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बार्टर सिस्टम की यहीं आ जाती है हमारे सामने। अब करेंसी जो डेवलप हुई है या करेंसी का जो डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे लीगलाइज होती है, करेंसी कैसे कैसे हम ये मान लें कि हमें कोई भी चीज हम एक्सचेंज कर ले। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। डॉलर एक यूनिवर्सल करेंसी मानी जाती है, डॉलर में एक्सचेंज होता है। इंडिया और जापान को अगर कोई बिजनेस करना है तो इंडिया और जापान किसी भी प्रोजेक्ट, रिसेंटली बात करें तो जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अभी चला है, तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में इंडिया ने $100 बिलियन का लोन लिया है जापान से। अब ये $100 बिलियन का जो लोन लिया है जापान से, जापान की करेंसी तो येन है, येन। तो जापान की जो करेंसी है वो तो येन है, तो येन में हमने क्यों नहीं लिया, हमने डॉलर में क्यों ट्रीट की? बिकॉज जो डॉलर है वो एक इंटरनेशनल करेंसी है एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वैल्यू ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड डील्स। उसको रिकॉग्नाइज किया है वर्ल्ड ने एज अ वैल्यू ऑफ एक्सचेंज एंड गुड्स, ताकि करेंसी का कन्वर्जन करना इजी रहे। मान लो भारत ने 1 लाख करोड़ डॉलर का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और जब इसका कन्वर्जन रुपीज में करना है तो इजी है। अगर इसी को मैं 1 लाख येन में कन्वर्ट करूंगा तो डॉलर को ही कन्वर्ट करना होगा। बेसिकली जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं किसी भी करेंसी को, कोई जो अब बात करो कोई इंटरमीडिएटरी कोई संस्था है जो किसी चीज को लीगलाइज करे और सभी लोगों के द्वारा मानी जाए, उसे ही हम करेंसी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडियन करेंसी को रेगुलेट करती है, सर्कुलेट करती है, मॉनिटर करती है और प्रिंट भी करती है। तो जितने भी नोट्स आप देख रहे हो, ठीक है, इंक्लूडिंग द न्यू नोट ऑफ 2000 रुपीज एंड 5000 रुपीज जो 2016 के डिमोनेटाइजेशन के बाद आए हैं, पहले 1000 का नोट था और 500 का नोट था, ठीक है। तो रेगुलेशन करेंसी का गवर्नमेंट करती है किसी भी कंट्री में। उसको मेंटेन करने के लिए एक सेंट्रल बॉडी होती है, एक सेंट्रल बैंक होता है। ये बैंक वो बैंक नहीं है जहां सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट ओपन करते हैं। ये बैंक बैंकर्स बैंक कहलाता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नोन एज बैंकर्स बैंक। भारत में जितने भी बैंक होंगे, प्राइवेट हो गए या नेशनलाइज हो गए, नेशनलाइज में बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, SBI, यूनियन बैंक, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, उसके अलावा यूको बैंक, यूनियन बैंक, जितने भी ये नेशनलाइज बैंक है जिसमें गवर्नमेंट का पैसा है 50%, गवर्नमेंट के बैंक्स हैं, उनको भी निर्देश देना, गाइडेंस देना, उनको इंटरेस्ट रेट के बारे में गाइड देना, इंडिया के लिए मॉनेटरी पॉलिसी, भारत की मॉनेटरी पॉलिसी को लॉन्च करना या उसके लिए लॉज जो है कंपोज करना, सब RBI का काम है। क्लियर? तो RBI का रोल क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ RBI? तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में हम आज देखते हैं पेपर के नोट्स या करेंसी विच इज नॉट मेड ऑफ प्रीशियस मेटल आज नहीं देखी जाती है। मेरा क्वेश्चन है क्यों? क्या मैं एक गोल्ड कॉइन के ऊपर 1 रुपीज लिख के, अगर इस कॉइन के अंदर गोल्ड है, इस कमोडिटी में जो ये कॉइन बना है, ये कॉइन अगर 1 का कॉइन गोल्ड का है, तो क्या इसकी वैल्यू 1 रुपये है?
क्या 1 रुपए के सिक्के से मैं 1 रुपए का गोल्ड कॉइन एक्सचेंज कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि आज इन 21st सेंचुरी इस मेटल की वैल्यू उस पे लिखे हुए नंबर से ज्यादा है। यानी अगर ये 10 ग्राम का गोल्ड का कॉइन है तो इसकी कीमत 50,000 है, मेटल की कीमत तो 50,000 है, लेकिन उस पर वैल्यू 1 लिखी है तो उसको हम सर्कुलेट नहीं कर सकते लोगों के बीच में, क्योंकि मेटल की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, हम पेपर करेंसी क्यों यूज कर रहे हैं? पेपर एक ऐसी चीज है जिसको बनाया जा सकता है, मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, और उस पर अगर आपने कोई भी नोट या कोई भी पॉइंट अंकित कर दिया तो वो एज ए करेंसी रेगुलेट किया जा सकता है या यूज किया जा सकता है। ठीक है, गोल्ड की अवेलेबिलिटी दुनिया भर में कितनी है, किस देश में कितनी है, हमें नहीं पता, तो उसको हम एज अ मीडियम ऑफ करेंसी, बिल्कुल जो फ्लो है, जो सर्कुलेशन है, उतना ईजी नहीं है, चाहे सिल्वर है चाहे कॉपर है। जब गोल्ड कॉइन्स राजा महाराजा चलाते थे या किंग एंड किंगडम चलाते थे तब पॉपुलेशन बहुत कम थी। जो आइडेंटिफिकेशन है मेटल्स का वो गोल्ड सिल्वर का पहले हुआ। आयरन एज ए यूजफुल मेटल बाद में डेवलप हुई है, वो डेवलप थी वॉर के लिए या वॉर इक्विपमेंट्स के लिए। तो हर मेटल का अलग अलग यूज था। तो उस समय गोल्ड एंड कॉपर एंड सिल्वर इनकी यूटिलिटी करेंसी में इसीलिए की गई क्योंकि अवेलेबिलिटी ज्यादा थी, लोग कम थे। और मान लो पुराने जमाने में जो ट्रेड था वो ज्यादातर किंगडम बेस्ड होता था। अगर किसी को 100 हाथी खरीदने या 100 घोड़े खरीदने तो गोल्ड के 3 कॉइन या 4 कॉइन लेके गए तो मेटल के बेस पे उससे एक्सचेंज कर लिए। किसी को मार्केट एक्टिविटी करनी है, सामान खरीदना है उस जमाने में, तो कॉपर के कॉइन्स या ब्रोंज के कॉइन्स लॉन्च कर दिए तो उससे यूज कर लो। तो मेटल का एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू द गुड्स, वैल्यू ऑफ द गुड्स के अकॉर्डिंग उस समय में था। ठीक है, अभी नए समय में इट इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब जो गवर्नमेंट है या सेंट्रल बैंक है वो जिस तरीके के मटेरियल को आगे बढ़ाएगी वही मटेरियल एज ए नोन एज करेंसी जाएगा। आज हम डेबिट कार्ड देखते हैं, एटीएम कार्ड्स देखते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग हम फोन पे कर रहे हैं, भीम इंटरफेस हम यूज कर रहे हैं, सब एक्सेप्टेड है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक ने उसे एक्सेप्ट किया है, गवर्नमेंट ने उसे एक्सेप्ट किया है। अच्छा, हमारे पास पहले बहुत समय पहले 1 रुपए का नोट भी आता था। तो 1 रुपए का नोट और 1 रुपए का कॉइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस कमीशन इशू करता है, आरबीआई नहीं करता। बाकी सारी करेंसी जितनी भी आप देखोगे, 5 का नोट, 10 का नोट, 20, 50, 100, 500, 1000, सब करेंसी, इसके ऊपर लिखा भी होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सब नोट पे। ठीक है, गवर्नर के सिग्नेचर भी होते हैं, वो सब आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करता है, सर्कुलेट करता है। एक करेंसी प्रिंट करने का कारखाना देवास में है मध्य प्रदेश में, और दूसरा जो है वो नीमच में, ठीक है, होशंगाबाद में, सॉरी। तो 2 प्रिंट करेंसी करने के लिए हमारे पास जो है भारत के अंदर करेंसी प्रिंट करने की टकसाल जो है। नाउ Reserve Bank of India issue currency notes on the behalf of central government and as per Indian law no other individual can issue and print the currency। कोई और घर पे बैठ के नहीं कर सकता जाली नोट। दूसरा, ये इसीलिए भी है वैलिड क्योंकि लॉ के थ्रू लीगलाइज किया गया है करेंसी को। ठीक है, कोई भी व्यक्ति आपको रिफ्यूज नहीं कर सकता इंडियन रुपीज में, इंडियन कॉन्टिनेंट की सीमाओं में उस करेंसी को एक्सेप्ट करने से। बीच में चला था कुछ 1 रुपए के कॉइन नहीं लेंगे, 2 रुपए के कॉइन नहीं लेंगे, जब तक गवर्नमेंट ऐसा ऑर्डर ना इशू कर दे, गवर्नमेंट कोई एनक्लोजर ना दे दे या कोई ऐसा ऑफिस मेमोरेंडम रिलीज ना हो जाए जिसमें लिखा हो कि करेंसी के ये कॉइन्स अब बंद हो गए, लाइक डिमोनेटाइजेशन इन 2016, until and unless no person can in India refuse to take any form of currency जो कि भारत में आरबीआई ने मंजूर की है। क्लियर? तो बहुत इजी सी बात है कि जो रोल ऑफ आरबीआई है वो अब आप पूछोगे क्या होता है, तो 4 वर्ड्स बहुत इजीली याद रखने हैं। ठीक है, वो 4 वर्ड्स हैं कि आरबीआई इज अ लीगल बॉडी विच जनरेट, मॉनिटर, रेगुलेट, सर्कुलेट currency and take decisions regarding all important monetary policy in the country। तो जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी है, जितनी भी इंटरेस्ट रेट बैंक्स चार्ज करते हैं, बैंक्स को जो लोन मिलता है, या बैंक्स, आरबीआई का एक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई बैंक से लोन लेता है और बैंक्स को लोन देता है। ये क्यों करता है? आरबीआई एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ गोल्ड रिजर्व, एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ लिक्विड मनी होल्ड करके रखता है अपने पास। जब भी इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है, जब भी देश की अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन आता है, लाइक अभी कोविड सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो लगातार नीचे जा रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ 4% हमारी रह गई है, तो उस समय में इस पैसे को रिलीज करना, करेंसी को सर्कुलेट करना, न्यू लॉस को बनाना, वो आरबीआई के अंदर आता है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ये हमने बात की है। द लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ रूपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज एंड सेटलिंग ट्रांजेक्शन इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो आरबीआई एक इंपॉर्टेंट सेंट्रल फेडरल बॉडी है जिसके अंदर ये सारा काम किया जाता है। क्लियर? नाउ, तो ये तो रोल हो गया आरबीआई का जो हमें ध्यान रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है, जो मैंने बात की थी, क्यों गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स ये यूज नहीं किए जा सकते। तो पहला तो हर इस मेटल की अपनी एक वैल्यू है, तो इस मेटल की अपनी एक वैल्यू है जो डेफिनेट सी बात है उसके ऊपर छपे हुए अंक से बड़ी होगी। जैसे आप देख सकते हो छत्रपति शिवाजी के समय में भी गोल्ड कॉइन्स निकाले गए। ठीक है, ये स्टार्टिंग है जो आप देख रहे हो, ये कनिष्क का के समय 6th सेंचुरी एडी, कनिष्क के समय गोल्ड कॉइन
सबसे पहले इंडिया में गोल्ड कॉइन्स कनिष्क ने चालू किए थे। कनिष्क द किंग जो थे, हिंदू रूलर, जो सबसे पहले नॉर्दर्न इंडिया को, कश्मीर को रूल करते थे। देन सिल्वर कॉइन्स आप देख सकते हो, अकबर ने भी गोल्ड कॉइन इशू किए थे, बट दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दैट मेटल, सर्कुलेशन ऑफ दैट करेंसी इन अ लिमिटेड किंगडम के बेस पे चलते थे। आज हम देखते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, भीम भारत है, जो आप देखते हो भारत इंटरफेस फॉर मनी, जो एक यूपीआई कोड है, ठीक है, जिसको आप यूज करते हो डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे। अब पेमेंट के मायने बदल गए हैं, अब पेमेंट का फॉर्म भी बदल गया है। तो 21st सेंचुरी में मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज मोर इवैल्यूएटेड देन अर्लियर टाइम्स। तो आज वो और ज्यादा डेवलप हो चुका है, आज उसका सर्कुलेशन और ज्यादा अलग लेवल पे जा चुका है, और इंटरमीडिएटरी जो लेवल्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। क्लियर? तो अब ये तो बात थी हमारे मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछें कि गोल्ड कॉइन क्यों नहीं यूज कर सकते 1 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए में, तो आप बता सकते हो द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल इज मोर देन द नंबर मेंशन्ड ऑन इट। क्लियर? अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की, या बैंक की जो फैसिलिटी है वो क्या होता है, बैंक्स और उनका जो एक्टिविटी है बेसिकली वो क्या है। ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम आप यहाँ देख रहे हो, इसमें आप एक चीज देख रहे हो कि बैंक, कोई भी बैंक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एसबीआई का। हर बैंक के पास दो तरीके की एक्टिविटी होती है। पहली एक्टिविटी होती है डिपॉजिट करने की, ठीक है, और दूसरी एक्टिविटी होती है बोरो या लैंड करने की। बोरो भी करता है बैंक आरबीआई से, और लैंड यानी पैसा भी देता है। ठीक है, एक केस में पैसा बैंक में आता है, दूसरे केस में पैसा बैंक से बाहर जाता है। बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर एक बेसिक डायग्राम समझे तो बैंक में डिमांड डिपॉजिट होता है। क्या होता है डिमांड डिपॉजिट? फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव 10 लाख रुपीज और मैं उसमें से 5 लाख रुपीज बैंक में जाके डिपॉजिट कर देता हूं, मेरा अकाउंट खुलवा के, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, सेविंग मतलब जो एक्स्ट्रा इनकम है उसको मैं जाके सेव कर रहा हूं, या करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट बेसिकली बिजनेस या बड़े ट्रांजेक्शन जो होते हैं मनी के, वो लोग खुलवाते हैं जिनका डे टू डे बिजनेस बहुत ज्यादा हो। तो ये तो हो गया डिमांड डिपॉजिट। मेरा जो डिपॉजिट है 5 लाख रुपए, वो आज जमा है किसी एक बैंक में। मेरे जैसे 1 लाख लोग और हैं जो 5 लाख या अलग अलग अमाउंट जमा करते हैं। तो बैंक में एक सेक्शन हो गया डिपॉजिटर्स, जो अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। अब क्यों करते हैं? सबसे पहला पॉइंट तो सिक्योरिटी, कि बैंक में आपका पैसा सिक्योर रहता है जो घर में नहीं है। ठीक है, दूसरा बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, आपके पैसे को बढ़ाता है। आप बैंक में जब पैसा डालते हो तो बैंक आपको पैसा बढ़ा कर देता है, यानी कि 4% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट, वो आपके पैसे के कितने साल तक बैंक में रखा है। ठीक है, दूसरा ये भी डिपॉजिट ही होते हैं, फिक्स डिपॉजिट जिनको हम बोलते हैं एफडी या आरडी। आपने 5 लाख रुपए 10 साल के लिए एक साथ जमा करा दिया, उसको आप निकाल नहीं सकते हो, विड्रॉ नहीं कर सकते हो। सेविंग और करंट अकाउंट में तो क्या करते हो, आप विड्रॉ कर सकते हो टाइमली। जब भी आपको डिमांड जरूरत हुई, आप गए बैंक में, आपने स्लिप भरी या चेक लगाया और आपने पैसा विड्रॉ कर लिया। जो टर्म डिपॉजिट है, यानी एक समय के लिए जब आप पैसे रख दिया, आप उसको यूज नहीं कर सकते हो, उस पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो बेसिकली बात समझ में आ गई कि डिपॉजिट एक्टिविटी जो होती है उसमें बैंक पैसा डिपॉजिट करता है नंबर ऑफ पीपल से, एन नंबर ऑफ पीपल्स। क्लियर? तो ये तो हो गई पीपल की डिपॉजिट एक्टिविटी। तो अब यहां पर लिखा हुआ है कि विद देयर एक्स्ट्रा मनी, तो ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा मनी ही डिपॉजिट किया जाता है। हम सब हमारा अकाउंट खुलाते हैं फॉर सिक्योरिटी, फॉर इंटरेस्ट, बैंक में सेफ रहे। ठीक है, अब जब मुझे अपने डिमांड डिपॉजिट को निकालना है, तो वैसे तो ये जो चेक जो आप देख रहे हो, ये आज से 15 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। अब तो चेक से विड्रॉ ही नहीं होता, अब तो एनईएफटी हो गया, आईएमपीएस हो गया, डिजिटल ट्रांजैक्शन से आप पैसा बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हो। बट फिर भी इसको समझना क्यों जरूरी है। चेक सबसे पहले वो मीडियम थे, जब ये डेवलप हुए तो चेक का इस्तेमाल ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन सेटिंग करना है उसके लिए किया जाता था। इसमें भी क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, ए पर्सन है, उसने चेक काट के दिया बी पर्सन को, बी पर्सन के नाम से। फॉर एग्जाम्पल पे प्रेम कुमार ₹57,000 रुपीज। ठीक है, कितना पे कर रहे हैं प्रेम कुमार को? 57,000 रुपीज। अब ये जो चेक है ये एक पेपर पे ही है, पेपर फॉर्मेट पे है। किस बैंक का चेक है वो यहाँ लिखा हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ उस बैंक का ब्रांच कोड लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मानो कि दिल्ली में अगर हजरतगंज है तो उसका कोड, अगर राजस्थान में जयपुर है तो जयपुर के बैंक का कोड, अगर मध्य प्रदेश में भोपाल है तो भोपाल की एसबीआई बैंक का कोड। ठीक है, जिससे उस बैंक की यूनिक आइडेंटिफिकेशन जनरेट होती है। देन ये हर चेकबुक पे एक यूनिक चेक नंबर होता है जो उस चेकबुक में आता है। मान लो चेकबुक में अगर 16 चेक है तो 255 से 256, 257 से लेके 16 चेक ऑनवर्ड्स। ठीक है, यहाँ न्यूमेरिक में वैल्यू लिखी हुई है और यहाँ पर अल्फाबेटिकली उसको मेंशन किया गया है। तो अब ये किसके अकाउंट से जा रहा है? प्रेम कुमार जी को जो 57,000 मिल रहे हैं वो मोहम्मद सलीम के अकाउंट से, तो क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। और क्रेडिट किसके अकाउंट में हो जाएंगे? प्रेम कुमार जी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। पैसा आया और पैसा गया। तो चेक वो मीडियम है
जो इनिशियल लेवल पे 90s के समय में चेक डेवलप हुए, बड़े अमाउंट सेटल करने हो, डायरेक्ट किसी के पैसा बैंक में जमा कराना है, तो आपको करेंसी एज अ मीडियम ऑफ रॉ या लिक्विड में नहीं निकालनी है। मान लो मुझे 10 लाख रुपए किसी व्यक्ति को देने हैं, तो मैं बैंक में जाके 10 लाख रुपए की करेंसी अगर निकालूंगा, तो अगर चेक का आइडिया या कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ होता, तो हम ये मान सकते हैं कि सरकार को बहुत सारी करेंसी छापनी पड़ती, और डे टू डे में इतनी करेंसी लाना ले जाना सेफ भी नहीं है। आप कहीं से लेके जा रहे हो 10 लाख रुपए, किसी ने लूट लिए, तो चेक वो इमीडिएट एक नया फैक्टर बन के डेवलप हुआ, जिससे सीधे अकाउंट सेटल हो जाता है दूसरे पर्सन से थर्ड पर्सन की केस में, या 1 पर्सन टू सेकंड पर्सन। क्लियर? तो यहां तक की तो बात हो गई इसकी। डिमांड डिपॉजिट, इसके बारे में मैंने बताया कि डिमांड डिपॉजिट बेसिकली क्या है। द मनी यू हैव डिपॉजिटेड इनटू द बैंक एंड यू कैन विड्रॉ इट दिस अमाउंट एट एनी पर्टिकुलर डे। ठीक है, तो अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्शन टू द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम ऑफ द चेक हैज बीन मेड। तो डिमांड डिपॉजिट को निकालने का एक पैटर्न है चेक। आज इसको हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, एनईएफटी, पेटीएम, फोन पे, बहुत सारे अलग अलग करंट सिनेरियो के अंदर हम इसको देखते हैं। पेमेंट्स चेक से सेटल होते हैं। द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट द डिमांड डिपॉजिट मेक्स इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश। तो यही इसकी एक्चुअल यूटिलिटी है। जो एक्चुअल यूटिलिटी है, जो पावरफुल यूटिलिटी, वो यही है कि बिना लेन देन के, बिना ज्यादा समय गवाए पैसा आप सेटल कर लेते हो। ठीक है, और सेफ भी रहता है। तो ये तो बात हुई इसकी। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है बैंकिंग सिस्टम। तो जैसा हम जो बात कर रहे थे कि बेसिकली बैंक का काम क्यों है, बैंक क्यों कर रहा है, फ्री थोड़ी ना बैठा है बैंक, जो लोगों से पैसा ले रहा है, डिपॉजिट कर रहा है एंड देन गिव इट अ हैंडसम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट उस पर दे रहा है, और बहुत अच्छे से लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं। देखो, जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, बैंक का रोल है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूम करना। कैसे बूम करेंगे? बैंक में दो तरीके के लोग हैं, हमने डिस्कस किया, एक डिपॉजिटर, एक बोरोवर्स। मैं हूं, मुझे व्यापार शुरू करना है, मुझे मान लो कोई बाइक का शोरूम डालना है, या मुझे अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, मुझे पैसा चाहिए। मैं बैंक के पास जाऊंगा लोन लेने, क्रेडिट लेने, उधार लेने। बैंक मुझे लोन देगा, क्रेडिट देगा, उधार देगा अकॉर्डिंग टू माई इकोनॉमिक कंडीशन। मैं सैलरीड हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे लोन मिल गया। बैंक ने जिसको लोन दिया और बैंक में जिसने पैसा जमा कराया, दोनों से अलग अलग इंटरेस्ट रेट चार्ज होती है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए डिपॉजिटर है, वो बैंक में गया, बैंक में जाकर उन्होंने डिपॉजिट किया और सेविंग अकाउंट ओपन किया, जिसके ऊपर 4% इंटरेस्ट रेट मिली। अब बैंक में कोई पर्सन सी आया, उसने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपीस का, और बैंक ने इससे इंटरेस्ट चार्ज किया 8%। वैसे तो 8% नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ही होता है। तो बैंक की जो अर्निंग आई वो आई 4%, यानी ये जो 4% है, बैंक ने अपनी इनकम जनरेट की किससे? बोरोवर से, जो कि पैसा लेने आया, और डिपॉजिटर को इसी में से 4% दिया, 4% खुद ले लिया। तो बैंक्स का भी अपना इनकम डेवलपमेंट एक सेक्शन होता है। बैंक्स भी इनकम करती हैं, और इसी इनकम से वो अपना खर्चा निकालती हैं, अपनी सैलरी निकालती हैं, एम्प्लॉयज़ के एक्सपेंडिचर करती हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बूम करती हैं लोगों के लिए, जिनको चाहिए होम लोन चाहिए, किसी को बिजनेस के लिए चाहिए, किसी को एजुकेशन लोन चाहिए, किसी को बिल्डिंग लगानी है, किसी को प्लांट लगाना है। लोन एक्टिविटीज़, फॉर्मल सेक्टर, जो नेशनलाइज बैंक्स आपको लोन देते हैं, जब प्राइवेट बैंक्स आपको लोन देते हैं, वो अपनी अर्निंग करते हैं इसी से। अब एक केस और लेते हैं। मान लो ये जो बैंक है बी, ये है आपका देना बैंक। तो देना बैंक जो है, मान लो देना बैंक में 1 करोड़ लोगों ने अपना पैसा जमा कराया हुआ है, और इन 1 करोड़ लोगों का पैसा मान लो बैंक के अंदर 1000 करोड़ है। ठीक है, तो क्या बैंक इस सारे 1000 करोड़ को बाहर मार्केट में लोन पे दे देगा कमाई के लिए, या कुछ पोर्शन रखेगा सेविंग के लिए? ठीक है, तो अगर ऐसा हो गया कि सारा ही पैसा बाहर दे दिया, और मान लो किसी एक पर्टिकुलर डे पर मैक्सिमम लोग पैसा निकालने के लिए आ गए, जो कि बेसिकली होता नहीं, बट जस्ट इमेजिन अ वर्स्ट केस, एक वर्स्ट केस इमेजिन करो कि किसी एक दिन पे मान लो अफवाह उड़ गई कि नीरव मोदी लोन लेने आ रहा है एसबीआई से। तो जो पहले 11,000 करोड़ खा के पंजाब नेशनल का भाग गया, वो एसबीआई से लोन लेना आ रहा है, तो लोग सारे अपना पैसा विड्रॉ करने पहुंच गए, डिमांड डिपॉजिट वापस दो हमारा। ठीक है, तो मान लो कि 1 करोड़ में से, मान लो कि हम ये मानते हैं कि 50 लाख लोग भी एक साथ आ गए पैसा मांगने, और बैंक ने तो इस 1000 करोड़ में से मान लीजिए 800 करोड़ लोन पे दे दिए, तो अब बैंक कहाँ से चुकाएगा पैसा? ठीक है, तो इस केस के अंदर बैंक क्या करते हैं, बैंक्स को कुछ गाइडलाइंस होती हैं आरबीआई की तरफ से। वो क्या होती हैं? बैंक अपने डिपॉजिट का 22%, टोटल डिपॉजिट का 22% हमेशा एक अलग साइड पे रखेगा। इसे कहा जाता है एसएलआर, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ऐसा रेशो, ऐसा पैसा जो बैंक को मेंटेन करना है, बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं, नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि एसएलआर वो पॉइंट है, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जो हर बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का,
यानी 1000 करोड़ का 22%, ठीक है, यानी 220 करोड़ रुपए उसे अलग से हटा के रखने, प्लस 4% उस बैंक को रखना है RR रिजर्व रेशो, यानी टोटल 26%, यानी कि टोटल 260 करोड़ बैंक को बिल्कुल अलग रख देना है, जिसको छूना भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगाना है, और इसी के इक्विवेलेंट गोल्ड रिजर्व भी रखना है, प्लस बाकी जो अमाउंट है उसको बाहर लेंडिंग के लिए, लोन के लिए, एक्टिविटी के लिए डाल दिया जाता है। क्लियर? तो ये होता है बैंक की एक्टिविटी ऑफ अर्निंग। क्योंकि अगर सारा पैसा ही लोन में दे दिया और किसी दिन बैंक में मांगने के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई तो बैंक कहाँ से पूरी करेगा? तो उस वर्स्ट केस के लिए ये SLR और RR यूज किए जाते हैं। SLR स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो और रिजर्व रेशो उस केस में यूज किया जाते हैं। तो अब मेरे ख्याल से बहुत ईजी हो जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि हाँ, अब इसमें हम समझ चुके हैं कि डिपॉजिटर्स बैंक में पैसा लेके आते हैं, उन्हें एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट चार्ज होता है 4%, ठीक है। जो बैंक में पैसा लेने जाते हैं बोरोवर्स, उन्हें अलग इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है, मान लो कि 8%, और ये जो डिफरेंस है 4%, ये डिफरेंस है बैंक की अर्निंग जो बैंक कमाता है। और इसी तरीके से बैंक में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या बैंक की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की तरह जनरेट की जाती हैं। क्लियर? यहाँ तक का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए कि बैंक यूज अ मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड loans and bank make use of these deposits to meet the requirement of the people। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसकी। बैंक keeps only a small proportion of their deposit as cash with themselves and this kept as a provision to pay depositors who might come to withdraw money from the bank on any day। ठीक है, तो इसको तो वैसे ही याद रखो जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया। ठीक है, बैंक्स मीडिएट्स बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड एज अ डिपॉजिटर्स, यानी जिनके पास बहुत पैसा है, उनका बैंक में पैसा जमा है, इसी पैसे को बैंक विड्रॉ। अब वो ऐसे नहीं बोलता है कि 1% तुम्हारा ही पैसा हमने बाहर लोन पे दे दिया। बैंक के पास तो ओवरऑल 1000 करोड़ डिपॉजिट है, उस 1000 करोड़ में आपके पास भी आपके सेविंग अकाउंट का एक नंबर है कि आपके पास 10 लाख डिपॉजिट है। आप जब उसमें से डिमांड डिपॉजिट निकालोगे तभी कम ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं कि किसी ने लोन लिया तो आपका सेविंग अकाउंट कम हो गया कि मेरे पैसे कैसे चले गए, ऐसा नहीं। वो फिगर्स पे, बैंक की सारी एक्टिविटी फिगर्स पे चलती है। ठीक है, बैंक चार्जेस हायर इंटरेस्ट रेट 0.1 हमारा ऑन द लोन्स दे व्हाट ऑफर टू द डिपॉजिट्स एंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर इज द मेन सोर्स ऑफ अर्निंग ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो बैंक ऐसे पैसा कमाता है लोन देकर। आपको आते नहीं फ़ोन, आगे से फ़ोन आते हैं कि लोन ले लीजिए सर, लोन ले लीजिए सर, इसका लोन ले लीजिए, होम लोन। इवन लोन जो है ये लाइफ स्टॉक्स, बफेलोज, बोवाइन एनिमल्स, जानवरों तक का लोन होता है, इंश्योरेंस तक होता है। यानी जितना पैसा आप बैंकिंग सेक्टर में देखते हो एज अ लिक्विडिटी, एज अ फ्लो ऑफ इनकम, वो आप किसी सेक्टर में नहीं देख सकते। ठीक है, तो मैंने तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया कि 1 करोड़ लोगों का अकाउंट अगर SBI में है और 10,000 करोड़ रुपए जमा है तो उसमें से कितना लोन एक्टिविटी देता है। आपने कई बार सुना होगा कुछ बैंक्स बैंकरप्ट हो जाते हैं, कुछ बैंक्स के पास पैसा नहीं होता। वो क्या होता है कि इतने ज़्यादा लेंडर्स, इतने ज़्यादा बोरोइंग बैंक बाहर दे देती है मार्केट में फॉर द इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट का लालच है। जो ये 4% मैंने बताया, मैंने तो बहुत नॉमिनल बताया। बेसिकली बैंक की इंटरेस्ट होती है 10 to 20% किसी भी लोन पे, और इंटरेस्ट आपको मिलता है 4%। तो आप सोच लो कि 15 से 6% अर्निंग बैंक करती है अलग अलग लोन्स पे। तो बैंक की इनकम को बस इसी लोन की वजह से बैंक्स कई बार बैंकरप्ट भी हो जाते हैं। आपका पैसा कई बार आप देखोगे, सुनोगे कि बाहर मार्केट में इतना फ्लो हो गया कि वो वापस ही रिकवर नहीं हो पाया। तो इसी रिकवरी के लिए बैंक यूज करते हैं कोलैटरल। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना, कोलैटरल यानी लोन। कभी भी जो लोन आपको दिया जा रहा है हमेशा वो कुछ पर्टिकुलर टर्म्स ऑफ क्रेडिट पे दिया जाएगा। तो लोन लेने के लिए एक तो होता है आपका टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म ऑफ क्रेडिट मतलब कि अगर मैं लोन लेने जा रहा हूं तो मैं सैलरीड पर्सन हूं, तो मैं लोन कैसे चुका पाऊंगा, उसी चुका पाऊंगा को हम कहते हैं कोलैटरल। मान लो मेरे पास कोई लैंड है 10 लाख रुपए की और मैं लोन लेने जा रहा हूँ 12 लाख रुपए का, तो मैं 10 लाख की जो है कोलैटरल लैंड, उसको एज अ सिक्योरिटी, एज अ एक्सचेंज ऑफ मोड ऑफ रीपेमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लोन, मैं उसको रख सकता हूँ कि हाँ, अगर मैं आपका पैसा नहीं चुका पाया तो आप मेरी ज़मीन बेचकर पैसा निकाल लेना। ठीक है, तो बैंक कोलैटरल के फॉर्म में अलग अलग एंटिटीज़ को यूज़ करता है। लैंड हो सकता है, व्हीकल हो सकता है, आपकी सैलरी स्लिप हो सकती है, आपके जानवरों के ऊपर भी आपको लोन मिल सकता है। गाय भैंस जो है ये बहुत ज़्यादा पैसों में बिकते हैं, 10-10 लाख रुपए, 5-5 लाख, 3-3 लाख अकॉर्डिंग टू देयर ब्रीड। तो उस पर आपको लोन मिलता है। तो क्रेडिट या जो लोन हम कहते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो ये जो क्रेडिट है या जो डेवलपमेंट है, लोन क्रेडिट फैसिलिटी इसीलिए दी जाती है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेस किया जा सके लोगों का। एक व्यक्ति है वो शॉप लगाना चाहता है, दुकान लगाना चाहता है, उसको प्लॉट खरीदना है, ज़मीन उसको शॉप बनानी है,
फिर वो इन्वेस्टमेंट करेगा, आइटम्स लाएगा, इलेक्ट्रिकल की शॉप लगानी है, तो बैंक से पैसा लेने जाता है। बट पैसा लेने जब जाता है तो कैसे ले पाएगा? बिकॉज क्रेडिट और लोन रेफर्स टू एन एग्रीमेंट विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद द मनी, गुड्स और सर्विस इन रिटर्न फॉर द फ्यूचर पेमेंट। यानी आज मैंने अगर 5 लाख का लोन लिया है तो डेफिनेट सी बात है उसके लिए मुझे लगभग 80% की इक्वल वैल्यू में, यानी लगभग 3.5-4 लाख की वैल्यू का कोई जो सिक्योरिटी है डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो क्या हो सकता है? बोरोवर ओन सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक, ऐसा कोई भी अमाउंट जो मैं सेटल कर सकूं बेसिकली उस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर, यानी ऐसी कोई भी चीज जो मैं सेटल कर सकूं उस लोन के लिए। तो क्रेडिट तभी मिलेगा जब मेरे पास कोई कोलैटरल या कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट का आइटम होगा। ठीक है, कोलैटरल मतलब लोन के लिए दी जाने वाली एक्सचेंज में दी जाने वाली सिक्योरिटी आइटम। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं? ठीक है, जैसे मैंने बताता हूँ, मैं जब से हम पढ़ रहे हैं तब से मैं बता रहा हूँ कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंदर आपको मिलेगा जो लोन आप ले रहे हो उसके अंदर इंटरेस्ट रेट कितनी है, ठीक है, कोलैटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन, मोड ऑफ रीपेमेंट इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट। यानी जैसे मैंने बोला कि मुझे 10 लाख 5 लाख का लोन चाहिए, ये 4% इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा, 4 ईयर्स के लिए देना पड़ेगा, और एक कोलैटरल में रख रहा हूँ अपनी लैंड इस लोन को लेने के लिए। यानी कोलैटरल इज ऑल्सो इंक्लूडेड एज द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। कोलैटरल इटसेल्फ टर्म्स ऑफ क्रेडिट के लिए इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ समझ गए कि जो पूरा सिस्टम है कोलैटरल का या टर्म्स ऑफ क्रेडिट का, वो बेसिकली कहाँ से यूज आ रहा है, हमारे इसी सिस्टम से निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो क्रेडिट और लोन फैसिलिटी आर अ फाइनेंशियल एक्टिविटी इन विच बैंक्स ऑफर्स अ लोन अमाउंट टू द पब्लिक फॉर देयर इकोनॉमिक एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट। बेसिक डेफिनेशन तो ये हो गई, बट चैप्टर को डेफिनेशन से अदर जाकर समझना ही लॉजिकल होता है कि जितना आप उसको लॉजिकल समझेंगे डेफिनेशन फॉर्म करना उतना ही आसान होगा। तो क्रेडिट फैसिलिटी की बात हमने यहाँ की। डेब्ट ट्रैप, अब डेब्ट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जो गांव में या वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी या पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ बनती है। जब कोई व्यक्ति बिना लोन टर्म्स ऑफ क्रेडिट के लोन लेता है गांव में, रूरल एरिया में, जहां पर कोई टर्म्स ऑफ क्रेडिट्स नहीं होती हैं, आपने किसी बड़े सेठ साहूकार से या मनी लेंडर से, ब्याज पर पैसे देने वाले व्यक्ति से पैसा ले लिया, उससे काम करवा लिया, और उसके बाद जब रीपेमेंट करने आया, मान लो इस व्यक्ति ने अपने एग्रीकल्चर के लिए 1 लाख रुपीज़ का लोन लिया, ठीक है, अब जानकार से, मित्र से, रिश्तेदारों से ले लिया या किसी बड़े सेठ साहूकार से ले लिया, ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, 20%, 30%, 25% इंटरेस्ट रेट पे ले लिया। अब इसकी फसल ख़राब हो गई और ये 1 लाख रुपए जो इसने लोन पे लिए थे, जो इसने सोचा था कि मैं अच्छी मेरी फसल होगी तो 2 लाख रुपए कमा के दे दूंगा, वो ये नहीं दे पाया, बल्कि इस एग्जिस्टिंग लोन को पूरा करने के लिए फिर एक लोन इसने किसी और सोर्स से ले लिया। तो जो लोन का डेब्ट साइकिल है, ये जो लोन का साइकिल है, ये जो कर्ज का साइकिल लगातार किसानों के ऊपर चढ़ता है, ज़्यादातर किसान, कृषक वर्ग या जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो इस डेब्ट ट्रैप में, इस साइकिल में फंस जाते हैं। ठीक है, और जब इस कर्ज साइकिल में फंसते हैं तो सुसाइड, या आप अक्सर पढ़ते हो कि किसानों ने आत्महत्या करी, महाराष्ट्र में किसानों ने आत्महत्या करी, वो इसी कर्ज से। ज़्यादातर जो ये क्रेडिट या ये जो उधार या ये जो लोन ये लेते हैं, ये इनफॉर्मल सेक्टर से आता है। इनफॉर्मल सेक्टर जहाँ कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती हैं क्रेडिट की, आप सेठ साहूकार, मनी ट्रेडर्स या बड़े लोगों से पैसा ले लेते हो बिना किसी लिखा पढ़ी के, बिना किसी रेगुलेशन के, जिस लोन एक्टिविटी को भारत सरकार या आरबीआई मॉनिटर नहीं करती है। तो जो ऐसी लेंडिंग फैसिलिटीज़ हैं जो आप बिना इनफॉर्मल सेक्टर में जाकर ले रहे हो, उस पर कोई रेगुलेशन नहीं होता, जिसने आपको पैसा दिया वो पैसा लेने के लिए आपको किसी भी लेवल तक एक्सप्लॉइट कर सकता है, शोषण कर सकता है। इसी चीज़ की वजह से इनफॉर्मल सेक्टर, गांव में ज़्यादातर लोग जो पैसा लेते हैं वो इसी तरीके से ब्याज पे लेते हैं, या जिसको हम बोलते हैं ब्याज पे पैसे देने का काम करने वाला व्यक्ति। तो वहाँ ये डेब्ट ट्रैप का साइकिल डेवलप होता है। क्लियर? और इसी डेब्ट ट्रैप के साइकिल की वजह से किसान जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड डेब्ट ट्रैप या साइकिल में फंस जाते हैं। तो यहाँ तक की बात जो थी हमने इसमें की थी। अब इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डज द यूज ऑफ मनी मेक इट ईजियर टू एक्सचेंज थिंग। मनी को यूज़ करना क्यों आसान है आज के समय में? बिकॉज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज डेवलप्ड नाउ अ डेज। क्लियर? नाउ कैन यू थिंक सम एग्जाम्पल ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज बाय वेजेस और पेड थ्रू बार्टर। हाँ, आप अनाज के बदले अनाज ले सकते हो, आप सेम क्वांटिटी की चीज़ों के बदले आप एक्सचेंज कर सकते हो, एप्पल को ऑरेंज से एक्सचेंज कर सकते हो, बट वो एक लिमिटेड वे में होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन हमने बात की थी, वाई बार्टर सिस्टम इज नॉट मेंटेन थ्रू 21 सेंचुरी, तो इसमें मैंने दो चीज़ बताई थी। एक तो वैल्यू ऑफ गुड्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड,
वैल्यू ऑफ गुड्स, कितनी वैल्यू मतलब कितने आइटम कितने किलो में कितना चीज़ दे पाए। दूसरा क्वांटिटी कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, ठीक है। एक तो एप्पल से अगर आप वीट एक्सचेंज कर रहे हो तो आप क्वांटिटी नहीं बता सकते, कौन सी आइटम ज़्यादा प्रीशियस है, कौन सी ज़्यादा आइटम ज़्यादा महंगी है, आप नहीं बता सकते। क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, क्वांटिटी कितना देना है, 10 किलो गेहूं से 3 एप्पल 4 एप्पल या 5 एप्पल कितना एक्सचेंज करना है, वो भी नहीं हो सकता। क्लियर। मनी, modern form of currency is recognized by people. Why? Because it is recognized by government, it is recognized by a central body of government, और ये जो रिकॉग्निशन मिलती है इसी रिकॉग्निशन की वजह से वो आपका मोड ऑफ करेंसी माना जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। डिफाइन लोन फैसिलिटीज़, ये हमने डिफाइन किया। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कोलैटरल, फॉर्मल सेक्टर जो सरकार देती है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इनफॉर्मल, फॉर्मल सेक्टर ऑफ लेंडिंग, कोलैटरल, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इनको एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे कि क्या है कोलैटरल, टर्म्स ऑफ क्रेडिट और किस तरीके से इनका यूज़ होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, और एग्जाम्पल भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हमने बात किया था मनी एंड क्रेडिट के लेक्चर फर्स्ट की, जिसमें हमने बात की है बार्टर सिस्टम की, एज अ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कैसे हुआ, टर्म्स ऑफ क्रेडिट या बैंकिंग सेक्टर में कैसे काम होता है या बैंकिंग एक्टिविटीज़ क्या है। आज के लेक्चर को रिवाइज करें, रिकॉल करें और मोशन एजुकेशन के फाउंडेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।